बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर आसिफ नूर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज फीस्टा। हमारे चैनल पे याद रहे आपको एंटी टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस को 15 जुलाई तक मज़ीद बंद कर दिया गया है, तो क्यों ना मैं इस टाइम के दौरान कुछ आपके लिए रिकॉर्ड करूँ, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि इस टाइम के दौरान मैं सारे सिलेबस को कवर कर दूं जो ख़ास तौर पर एंटी टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास वो मेडिकल के हैं या नॉन मेडिकल के हैं। तो आज इसके मैं आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग। मैं डे 1 से चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो आपका एफएससी का चैप्टर नंबर 1 है, उसके फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करूंगा मैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं इस टाइम के दौरान अपना पूरा सिलेबस भी कवर करूंगा। और जो मेरा पहले से एक टेस्ट सेशन चल रहा है जो कि 31 मई को एंड हो रहा है, तो 31 मई के बाद मैं दूसरा सेशन शुरू करूंगा टेस्ट सेशन फ़ेज़ 2 के नाम से। तो उसमें इंशाल्लाह पार्टिसिपेट कीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल जो अभी प्रीवियस चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जब फ़ेज़ 2 स्टार्ट होगा तो तब तक मेरे ये काफ़ी तरह सिलेबस कवर हो चुका होगा। फिर हम टेस्ट भी साथ साथ हो रहे होंगे, लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे और उसकी डिस्कशंस भी मैं किया करूँगा जैसे मैं पहले करता आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा फिजिक्स से। व्हाट इज़ फिजिक्स? आप लोगों ने मैट्रिक एफएससी में फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, तो इसमें डेफिनेशन वही रिपीट कर देता हूँ। द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप। 3 चीज़ें इसके अंदर आती हैं: स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी, स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस डेफिनेशन में वो है म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब आप अपनी सराउंडिंग में किसी भी चीज़ को देखेंगे तो आपको 2 चीज़ नज़र आएंगी, या एनर्जी या मैटर। तीसरी चीज़ कोई नहीं होती। ये पूरी कायनात एनर्जी और मैटर 2 हालतों में पाई जाती है, तीसरी हालत कोई नहीं होती। अब मैटर और एनर्जी की डेफिनेशन को मैं नहीं करूँगा, आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। अब इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनर्जी का और मैटर का रिलेशन क्या होता है। ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। एज यू नो डैट हम एक रिलेशन पढ़ चुके हैं, E = mc²। सो इस फॉर्मूले में जो E है डैट डिस्क्राइब्स द एनर्जी एंड M डिस्क्राइब्स द मैस और मैटर। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है मैटर और एनर्जी का, और इस फार्मूले से ये पूरी फिजिक्स हमारी इसी फार्मूले में बंद है। हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो E है डैट इज इक्वल टू एनर्जी, M डैट इज इक्वल टू मैस एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कांस्टेंट होती है, स्पीड ऑफ लाइट, और जिसकी वैल्यू होती है बेटा C की होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब पूरी की पूरी फिजिक्स इस फार्मूला में घूम रही है। अब इस फार्मूले में एनर्जी का और मैस का आपको रिलेशन नज़र आ रहा है। अब इस फार्मूला की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इस फार्मूला का मतलब क्या है, ये फार्मूला कहना क्या चाह रहा है, इसे मैं बोलता हूँ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ E = mc²। इस फार्मूला के मुताबिक जो हमारे फार्मूला लिखा है E = mc², ये फार्मूला ये कहता है कि जो एनर्जी है वो मैस में कन्वर्ट हो सकती है और मैस किस में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो दे आर इंटर कन्वर्टेबल। मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है। अब यहाँ से एक MCQ कर लेता हूँ आपसे। अच्छा, मेरे लेक्चर को सुनते हुए कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। वो बातें कुछ इस तरह से है कि लेक्चर सुनते हुए आपकी बुक आपके पास होनी चाहिए, आपकी कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। 2 बातें ये। और तीसरी बात, जब भी मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपने क्वेश्चन सुनने के फ़ौरन बाद वीडियो को पॉज करना है। पहले उस क्वेश्चन का आंसर अपने तौर पर देना है, फिर अपनी वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखना कि जो मैंने आंसर बताया क्या वो आपका आंसर वही था या कुछ और था। तो ये इस फार्मूले से क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मैं क्वेश्चन है, कहते हैं अगर आपके पास मैस हो 1 किलोग्राम का तो उससे कितनी एनर्जी हासिल की जा सकती है। तो मैं इसको ऑप्शंस की बजाय डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, बल्कि मैं ऑप्शन भी रख देता हूँ क्योंकि आपके पेपर में एंट्री टेस्ट में तो ऑप्शंस ही होती हैं। ऑप्शंस क्या हैं जी? अल्फ़ा ऑप्शन करता हूँ जी कि 9 × 10⁶ जूल, बीटा ऑप्शन है 3 × 10⁸ जूल, चार्ली ऑप्शन 9 × 10⁻16 जूल और डेल्टा ऑप्शन है 3 × 10⁻16 जूल। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं।
इस फार्मूला के मुताबिक जो मैस को जब एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वो फार्मूला बनेगा E = mc², m की वैल्यू 1 kg है, c की वैल्यू है 3 × 10⁸ का स्केयर। अब इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आनी चाहिए। 3 का स्केयर लेंगे 9 और ये पावर से मल्टीप्लाई होती है 10⁻16 जूल, तो ये आ गया 9 × 10⁻16 जूल। तो इस तरह से आपको कोई भी वैल्यू बताई जाए कि जी इतना मैस है तो बताए इससे कितनी एनर्जी हासिल की जा सकती है। अब ये बात तो होगी कि एनर्जी मैस या मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। हमने कभी क्या ऐसा देखा है एनर्जी को मैस या मैस को एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए? तो इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल में पहले मैं लेता हूँ सिंपल एग्जांपल, फिर मैं लेता हूँ साइंटिफिक एग्जांपल। सिंपल एग्जांपल ये है कि आप लकड़ी को आग लगा दें। लकड़ी एक मैस है, आप आग लगाएंगे तो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक मैस जो है, जो मैटर है, वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से ये कॉमन एग्जांपल है मैस का एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना। इसी तरह से एनर्जी मैस में कैसे कन्वर्ट हो सकती है? तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आप एक गाड़ी बनानी हो अगर आपने, उसके लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। वो ऑलमोस्ट 9 × 10⁻16 जूल की एनर्जी रिक्वायर होती है एक गाड़ी को बनाने के लिए। अब जो गाड़ी बनेगी वो तो मैस है, लेकिन उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। यानी हम कह सकते हैं कि एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो रही है। ये तो कुछ डेली लाइफ से एग्जांपल्स थी। अब मैं बात करता हूँ साइंटिफिक एग्जांपल्स की। इसकी एग्जांपल्स क्या बनती हैं? इसकी एग्जांपल्स ये बनती है बेटा कि आप लोगों ने सेकेंडरी में पढ़ा हुआ है, एक टॉपिक पढ़ा हुआ है पेयर प्रोडक्शन का। अब पेयर प्रोडक्शन आपने पढ़ा था कि एक गैमा फोटोन जब न्यूक्लियस के पास जाता है तो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। अब गैमा जो वो एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनता है तो वो क्या बन जाता है? मैटर, ये मैस बन जाता है। इसका मतलब है ये साइंटिफिक एग्जांपल है एनर्जी के मैस में कन्वर्ट होने की। तो इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी से मैस कन्वर्जन हो रही है। इसकी सेकंड एग्जांपल है इस पेयर प्रोडक्शन के बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है एनिहिलेशन ऑफ मैटर, जो कि हम कहते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन है। तो एनिहिलेशन ऑफ मैटर, अब इस टॉपिक में क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि आपका मैस दोबारा से किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? मैस दोबारा से कन्वर्ट हो रहा होता है एनर्जी के अंदर। इसके अलावा एक और एग्जांपल जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 21 या न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ है मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, इसमें भी क्या होता है कि आपके जो मैस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है या एनर्जी मैस में दोबारा, इसमें दोनों काम हो रहे होते हैं। एनर्जी मैस में या मैस एनर्जी में, डिपेंड करता है। अगर न्यूक्लियस बन रहा हो तो मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और अगर न्यूक्लियस टूट रहा हो तो एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो रही होती है। तो बहरहाल ये बात की बातें हैं। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन जो आपकी मैं क्लियर कर दूँ, मोस्टली स्टूडेंट की मिसकंसेप्शन होती है कि एनर्जी मैस या मैस एनर्जी में सिर्फ तब कन्वर्ट होती है जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, क्योंकि फॉर्मूले में c आ रहा है स्पीड ऑफ लाइट। बट ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। इस मिसकंसेप्शन को अपने जहन से निकाल दें। अब इसकी मैं जस्टिफिकेशन इस एग्जांपल से दूंगा जो आपने पढ़ा हुआ न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक। उसमें आपने मुझे बताइए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस कम हो जाता है जब वो न्यूक्लियस के अंदर जाता है, तो न्यूक्लियस का ओवरऑल मैस कम होता है। तो क्या न्यूक्लियस स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा होता है? नहीं, तो वो न्यूक्लियस स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर रहा होता, उसका बावजूद उसका मैस कम हो जाता है। और जो मैस जितना कम होता है उतना मैस किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये मिसकंसेप्शन दूर कर लें कि बॉडी का एनर्जी या मैस में या मैस का एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना ज़रूरी नहीं है। वो रेस्ट की हालत में भी या मूविंग हालत, दोनों हालतों में एनर्जी से मैस एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल जो मैंने बताई है लकड़ी के ब्लॉक की, लकड़ी को रेस्ट पे आग लगा दें, सारी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बताएं कौन सी लकड़ी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव की थी जो एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ज़रूरी था? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान से निकाल। जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको, मेरे लेक्चर सुनते हुए आपके पास बुक और कॉपी पेंसिल लाजमी नहीं चाहिए। अब इसी में से कुछ मजीद मैं एमसीक्यू जो आपको बुक से मार्क करवा रहा हूँ, आप अपनी बुक खोलें, अपने सामने रखें और सुने ज़रा मजीद एमसीक्यूज़ क्या बन सकते हैं। जारी बात है वो लिखने बैठूंगा तो बहुत सारे बन जाएंगे। बाज़ औक़ात बुक की लाइंस में से, बुक की इन्फॉर्मेशन में से एमसीक्यूज़ आ जाते होते हैं, इसलिए आपकी बुक पे पूरी ग्रिप होनी चाहिए। आइए अब बुक खोलिए ज़रा अपनी बेटा, पेज नंबर 2 पे ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। इस वक्त मेरे पास पार्ट 1 की बुक है। पेज नंबर 2 पे साइड पे 2 टेबल्स बने हुए हैं, एक ग्रीन कलर का है, एक येलो कलर का है। ग्रीन कलर में लिखा हुआ है एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स और येलो में लिखा हुआ है इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स। अच्छा, ये जो एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स भी कहते हैं।
सवाल पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू एरिया ऑफ फिजिक्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो आपको ये याद करना पड़ेगा सारा का सारा टेबल। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा एरिया जो डिमांड कर रहा है वो कौन सी है। ये जो नीचे वाला है इंटर डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स, इसका मतलब क्या होता है? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे फिजिक्स सिर्फ अकेली स्टडी कर रही होती है, कुछ जगहों पर फिजिक्स के साथ कुछ अदर सब्जेक्ट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी दो सब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक सब्जेक्ट है जियोलॉजी जिसमें हम ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट है फिजिक्स जिसमें हम ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी वो पढ़ते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे जियोलॉजी और फिजिक्स आगे इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ पे हम जियोलॉजी पे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो बन जाती है जियो फिजिक्स। इसी तरह से बायोलॉजी में आप लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम बता चुके हैं क्या पढ़ते हैं। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे फिजिक्स और बायोलॉजी आके ओवरलैप कर जाते हैं, हम लिविंग थिंग्स के ऊपर फिजिक्स के लॉज को अप्लाई करते हैं तो वो बन जाती है बायोफिजिक्स। तो इन शॉर्ट में कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर दो सब्जेक्ट्स ओवरलैप कर जाते हैं, जहाँ पर दो सब्जेक्ट्स कंबाइन हो जाते हैं, वहाँ से जो सब्जेक्ट बनता है उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को बोलेंगे इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। अब यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं जहाँ पे आपने याद करनी है, तो आपको दोनों टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरिया ऑफ फिजिक्स और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरियाज ऑफ फिजिक्स या इंटर डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स। तो आपको दोनों टेबल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बड़ी छोटी सी ट्रिक ये है, छोटे वाला टेबल याद करें, बड़े वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। छोटे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रांचेज जो है इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज हैं, ये 8 याद कर लें। इनके अलावा जो होगा वो सारा एरियाज ऑफ फिजिक्स होगा। तो ये आज के लेक्चर की छोटी सी ट्रिक है। आपको एंट्री टेस्ट में बेटा सॉल्यूशंस नहीं चाहिए होते, आपको मकसद होता है कि ट्रिक आंसर आना चाहिए, आपका राइट आंसर आना चाहिए। इसलिए आप इसी छोटी छोटी टेक्निक से मुझे इस्तेमाल करते चले जाइएगा, हर लेक्चर में बताया करूँगा। तो आज की बड़ी छोटी सी टेक्निक बताइए, छोटा टेबल याद कर लें, बड़ा ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसके अलावा और MCQs आपने क्या करना है, इसी तरह पेज नंबर 3 पे आइएगा ज़रा। पेज नंबर 3 पे आपके पास ये साइड पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर चिप्स के हवाले से। ये सवाल पूछा था कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन, और सिलिकॉन कहाँ से ऑब्टेन होती है, सैंड से। ये सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है। ये MCQ याद करें, से हाईलाइट करें। इसके अलावा इस पूरे पैराग्राफ में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, लाइक क्या लिखा हुआ है जी के जो मॉडर्न फिजिक्स है उसकी ब्रांचेज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, तो ये आपने रीड करना है यहाँ तक। तो इसमें से ये कुछ MCQs हैं, ये आपको होने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करूँगा, उसके बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।